जय हिंद साथियों, मैं गौतम पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार संजीत बिटिया स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली 8 बजे हमारा एक बेहतरीन सा सेशन होता है और जिसमें हम हिस्ट्री को कर रहे हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे भैया अगस्त प्रस्ताव, यानी अगस्त प्रस्ताव के बारे में सब कुछ बातें देखेंगे। तब तक सभी बच्चे एक बार बताओगे क्या आवाज मेरी क्लियर है, वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है? और जल्दी से एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे और क्लास को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है भैया? ओके, तो जल्दी से एक बार सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे प्यारे से बच्चे बच्चे सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। देखो, आपसे अगर मैं बात करूं अगस्त प्रस्ताव के बारे में, हालांकि हम लास्ट क्लास में 1940 तक की बात लगभग लगभग कर चुके थे, है ना? तो आज की जो क्लास रहेगी वो सिर्फ अगस्त प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव से थोड़ा सा आगे तक अगर बात करेंगे, टाइम रहेगा तब, तो टाइम रहेगा तो आगे की बात करेंगे। फिलहाल अभी फोकस करेंगे अगस्त प्रस्ताव। अब आप सभी जानते हैं सर, ये अगस्त प्रस्ताव जो आया वो कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव आया था भैया 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो याद रखेंगे सर जी, 8 अगस्त 1940 को आया था। अब देखो, इस अगस्त प्रस्ताव के आने का, यानी भारत जो ये आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा। और वो कारण क्या रहा? वो कारण रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में ही शुरू हो गया था। इससे एक साल पहले ही 1939 में जो जर्मनी देश था, यानी जर्मनी का जो हिटलर था, तो जर्मनी ने क्या कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण कर देता जर्मनी। और जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करते ही क्या शुरू हो जाता? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, तो इसमें धीरे धीरे, यानी ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में ये युद्ध था। अब धीरे धीरे जो ये मित्र राष्ट्र थे, इनमें ब्रिटेन भी शामिल हुआ। अब जब ब्रिटेन शामिल हुआ और इन मित्र राष्ट्रों पर जो ध्रुवी राष्ट्र वाले देश थे, जर्मनी, जापान वगैरह, ये देश भारी पड़ रहे थे। अब जब भारी पड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने सोचा, अंग्रेज मीन्स जो हमारे भारत में ब्रिटिशर्स थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते, अपनी सेना को और बड़ी करने के लिए, अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए ये जो भारतीय लोग हैं इनको अपनी सेना में शामिल कर ले जाए। यानी, या ऐसा कह सकते हो कि भारत जो देश है ये भी हमारी साइड से, यानी मित्र राष्ट्रों की साइड से ध्रुवी राष्ट्र के खिलाफ इस युद्ध में शामिल हो जाए, इस युद्ध को लड़े। तो ये चाहते थे अंग्रेज, और इसी के लिए ये अगस्त ऑफर लाया गया था। ठीक है भाई, आई बात समझ में? सबसे पहले ये बताओ, तो ये जो लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो के जो मतलब कह सकते हो इसके प्रयासों से ही ये अगस्त ऑफर भारत आया। 8 अगस्त 1940 को भाई साहब ये आया। इसने यही बात भारत में आके रखी कि आप एक काम कीजिए। भारत में आके रखी मतलब किससे रखी? तो भारत में एक ही उस टाइम पर पावरफुल जो एक राजनीतिक दल था, राजनीतिक पार्टी थी, तो आईएनसी थी। आई तो आईएनसी के ही सामने क्या किया भैया, आईएनसी के ही सामने जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने बात रखी अगस्त प्रस्ताव की कि भाई एक काम करो, आप इस युद्ध में, यानी ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इस युद्ध में आप हमारा साथ दो और हम क्या करेंगे, आप हमारा साथ दोगे तो हम आपके लिए एक संवैधानिक, यानी संविधान सभा का गठन करेंगे, जो कि आपके लिए संविधान का निर्माण करेगी और हम लोग आपको आजाद करके चले जाएंगे। हम्म। क्या भाई? थोड़ा सा पानी। ठीक है, चलो। अब इसके बाद क्या हुआ? अब भारतीयों को भी लग रहा था कि भाई ये बातें हम करें या नहीं करें, यानी इनके साथ में डील करें या ना करें। तो क्या हुआ, आईएनसी ने इनसे बात करने के लिए गांधी जी को चुना। इसको गांधी गांधी जी को चुन लिया इनके लिए। बोला भाई ये जो अगस्त ऑफर आया है, तो इनसे बात चलो एक बार कर लेते बैठ के। तो बैठ के बात करने के लिए गांधी जी को चुना गया, तो गांधी जी ने बात की। अब क्या क्या बात हुई, क्या क्या इनके बारे में पूरा का पूरा निष्कर्ष निकला, वो सब की सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी आपके माइंड में क्लैरिटी होगी क्लियरिटी है, क्लियरिटी, क्लियरिटी। देखो,
जल्दी जल्दी से बोला नहीं जाता, शब्द बहुत से। चलो अब देखो मैं आपके लिए कुछ लिख करके लाया हूँ भाई साहब, ये मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो कुछ लिखा हुआ पार्ट ही समझाने वाला हूँ। अगस्त प्रस्ताव 1940। देखो मैं हाथों हाथ आप लोगों को समझाते चलूंगा इस स्लाइड के माध्यम से, या ना। तो जितनी भी चीजें हैं आप ध्यान से समझते चलना, मैं सारी चीजें आप लोगों को समझाते हुए। इसमें क्या कहा गया देखो, सबसे पहले अगस्त ऑफर 1940, ये याद रखना सर कब आया था ये अगस्त ऑफर, तो मैंने आपको बताया। देखो अगस्त ऑफर इसको क्यों कहा जाता, क्योंकि ये अगस्त के महीने में आया था। और क्या डेट थी, 8 8 अगस्त की डेट थी, 8 अगस्त को ये आया था, इसीलिए तो अगस्त ऑफर कहा जाता। अब देखेंगे ध्यान से, बात है मार्च 1940 की, मतलब कड़ी तो पीछे से जुड़ती हुई आएगी भाई, जो कड़ी जुड़ेगी वो तो पीछे से ही जुड़ती आएगी। तो अब क्या क्या बातें हैं यहाँ पे, आप देखो आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आप आराम से पढ़ भी लेना। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना ना चाहो तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टीटीआई एप्लीकेशन जो आप लोगों ने सभी ने लगभग लगभग अपने फोन में इंस्टॉल कर ली होगी, तो उसमें आपको इस पीडीएफ को दे दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या था, मार्च 1940 में कांग्रेस ने रामगढ़ यानी बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कहा। आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि भैया रामगढ़ अधिवेशन यानी आईएनसी का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था, तो मार्च 1940 में। तो इसी में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे, यानी केंद्र के अंतरिम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे, तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। यानी कांग्रेस जो है फिर द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस सरकार का सहयोग कर सकती है। किसमें कही थी ये बातें, रामगढ़ अधिवेशन में। रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था सर, मार्च 1940 में। और रामगढ़ कहाँ पे है, बिहार में है। तो इस अधिवेशन में सीधे सीधे कांग्रेस ने यह बात कर रख दी थी अपनी कि भाई अगर आप अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दो तो हम फिर भी आप लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब आगे 7 जुलाई 1940 के कांग्रेस के पूना प्रस्ताव में भी ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग का यह प्रस्ताव दोहराया गया। यानी यहां पे भी कहा गया इनसे 7 जुलाई 1940 को जो पूना प्रस्ताव आया, कांग्रेस का पूना प्रस्ताव, उसमें भी यह बात कही गई, दोहराया गया। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जाता ये जो रामगढ़ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखेंगे सर जी, मौलाना मौलाना अबुल मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की थी इस रामगढ़ अधिवेशन की, ये बात भी आप याद रखना। तो देखो दो बार जो है वो आईएनसी यानी कांग्रेस इन अंग्रेजों से कह रही है कि भाई आप हमें अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करके दे दीजिए और हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। आगे क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के बाद क्या, देखो ध्यान से सुनो भाई, अभी तक जब तक जो सरकार ये थी, कांग्रेस थी, जब तक कांग्रेस अंग्रेजों से कह रही है कि आप अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दीजिए हम आपका साथ देंगे, तो तब तक तो ये सुन नहीं रहे, तब तक तो सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक देखो क्या था, क्या कि अभी तक तो इनकी मतलब पावर यानी ये जो शक्ति थी इनकी वो ठीक थी। लेकिन इसके बाद अब क्या होता कि द्वितीय विश्व युद्ध में असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के बाद, यानी अब क्या था ना, जो आपका जर्मनी और जापान थे ये भाई साहब इन पर भारी पड़ गए। भारी पड़ने के बाद क्या रिजल्ट निकला, तो आपका फ्रांस, हॉलैंड जिसको आप नीदरलैंड भी बोल सकते हो, बेल्जियम, इन पर क्या कर लिया, इनका भाई साहब पतन हो चुका था। तो इनके पतन होने के बाद ब्रिटेन की स्थिति क्या हो गई भाई साहब, नाजुक हो गई। अब तो अब क्या हो गई, नाजुक, यानी अब डगमगा गए। जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे या जो ब्रिटेन था, इसकी नींव हिल गई।
ये लड़खड़ाने लगे। बोला भाई साहब अब क्या हो। तो अब इसके आगे देखो क्या होता। तो उन्हीं परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, देखो समझो, मतलब पहले भारतीय कह रहे हैं तो भाई साहब सुन नहीं रहे कुछ भी। बोला नहीं, हमें जरूरत नहीं किसी की। लेकिन अब देखो एक झटके में हिल गए। एक झटकी कौन सी, कि जर्मनी और जापान ने जैसे ही फ्रांस, पोलैंड और बेल्जियम का खात्मा करा, यानी इनको हरा दिया, तो अब सीधे नंबर किसका था, इसके बाद इनका नंबर था ब्रिटेन वालों का ही। तो यहाँ पे अब ब्रिटेन वालों को लगने लगा कि भाई साहब अब एक काम करो, इनसे सहयोग ले लो, अब तो मदद ले लो भारतीयों से। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि उन्हीं परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई, है ना। समझौतावादी मतलब समझौता करने के लिए एक पॉलिसी इन्होंने अपनाई। अब वो पॉलिसी क्या थी, 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो, उस टाइम पर कौन हुआ करता था, वायसराय लिनलिथगो वायसराय हुआ करता। कौन, लिनलिथगो वायसराय हुआ करता था, याद रखना सवाल पूछा जाता। तो वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। किसके, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जिसको जाना गया। तो याद रखेंगे कई बार सवाल पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा मेरे दोस्त याद रखेंगे, उस समय जो वायसराय था, या कह सकते हो तत्कालीन वायसराय लिथगो के द्वारा की गई। बात समझ में आई या ना आई, जल्दी से बताओ। तत्कालीन वायसराय लिथगो के द्वारा इसकी अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। ठीक है, तो अब अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ठीक है भैया, अब इसमें कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब देखो फिर वही, मतलब ये चाह तो रहा है लिनलिथगो कि भारतवासी यानी भारतीय लोग, इंडियन लोग इस सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करे, लेकिन फिर भी भैया आईएनसी ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से अपनी वही डिमांड रख दी। बोला भाई अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दीजिए आप। लेकिन फिर से इसने क्या कर दिया, इनकी डिमांड को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया, और एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा, मतलब एक ऑप्शन दे दिया इनको। बोला हम आपको एक ऑप्शन देते। अब वो ऑप्शन क्या दिया, क्या ऑप्शन था उसकी भी सुनेंगे। अरे बात समझ में आ रही है यहां तक, नहीं ये बताओ पहले, बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई, जल्दी से इतनी बात बताओगे। क्लियर है भाई यहां तक बातें हैं। नेक्स्ट क्या था, तो अब एक वैकल्पिक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा, एक ऑप्शनल ऑफर रख दिया इन्होंने। वो क्या था देखो, अब अगस्त प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान क्या थे। अब सुनो प्रावधान क्या थे इसके, क्या थे प्रावधान, क्या थे प्रावधान, क्या थे, है ना। देखो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य। हालांकि डोमिनियन स्टेट बाद में बनाया भी गया भारत को, क्योंकि डोमिनियन ही बोला गया था आजादी के बाद में। पहले स्टार्टिंग में जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ उस टाइम तक डोमिनियन ही बोला गया। या कह सकते हो आप कि डोमिनियन तो वैसे 1935 के बाद बोलने लगा था, बोला जाने लगा था, है ना। तो फिलहाल इन्होंने रखा कि भारत के, क्या बोला, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य रखा। फिर भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। युद्ध उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध उपरांत मतलब युद्ध के बाद, इसमें बोला गया कि जी युद्ध के बाद क्या कर दिया जाएगा, बोला हम तुम्हारे लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। ऐसा कहा कि जब इस युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आप लोगों के लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, ऐसा बोला। बोला अच्छा, हाँ। फिर क्या, जिसमें जिसमें मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। मतलब इसमें कहा गया
कि इस युद्ध के बाद में हम आपके लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे और जिसमें भारतवासी खुद ही, भारतीय लोग खुद ही क्या करेंगे, अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी आपकी धारणाएं हैं उनको अपने अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित कर लेंगे, मतलब संविधान में भैया अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। ये बात कही गई। ये भी अच्छा प्रावधान था, गुड प्रावधान था। फिर उसके बाद आगे फिर है संविधान ऐसा होगा कि रक्षा अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा। यानी संविधान ऐसा होगा कि जिसमें रक्षा और अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा, पूरी तसल्ली दी जाएगी कि इसमें अल्पसंख्यकों को भी कोई हानि नहीं होगी, मतलब फुल सिक्योरिटी की गारंटी यहां पर दी जाएगी। मतलब ऐसा हमारा संविधान बनना चाहिए, ऐसा कहा। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट और क्या प्रावधान था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, बोला इसका विस्तार किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें इसमें भाई साहब की गई। अगस्त प्रस्ताव के ये क्या थे, मुख्य प्रावधान। बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताओ। है, बताओ जल्दी से। अरे आगे बात समझ में, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ से लाए, नेक्स्ट स्लाइड पे है ना। वो सुपर 30 वाला सेशन चलता है ना, उसी की आदत कई बार, उसी की मतलब उसी फ्लो में चले जाते हैं। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है चलो। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड चलती, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते देखो क्या है। पांचवा, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। यानी इसमें सीधे सीधे अल्पसंख्यक जो थे, यानी माइनॉरिटी जो थी, तो माइनॉरिटी को आश्वस्त किया गया, इनको आश्वासन दिया गया कि भाई सरकार ऐसी किसी भी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिससे या जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। फिर इसके बाद अब आगे देखो, आगे मतलब इतनी बातें तो हो गई, सही ठीक है। फिर यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान सभा गठित करने की मांग को भी स्वीकार किया गया। भाई इसलिए यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें जो भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की जो बात की थी ना, तो उसको यहां पर क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन आगे पढ़ो, राष्ट्रवादी आंदोलन में यह मांग लंबे समय से की जा रही थी, है ना। आपने देखा भैया पूर्ण स्वराज की मांग हम कब से करते आ रहे हैं, देखो सोचो 1905 के टाइम से। 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने भी स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, मतलब। और उनसे भी पहले अगर बात करते तो 1896 से ही, 1896 से ही हम पूर्ण स्वराज की मांग करते आ रहे हैं वैसे तो, बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे इन्होंने ये मांग रखी और यहाँ पे इन्होंने, यानी अंग्रेज यहाँ पे मान भी गए थे, बोला चलो ठीक है हम स्वीकार करते हैं बातें। फिर आगे देखो, तो ये यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रवादी आंदोलन में, अब इसके बाद और भी जितने आंदोलन हुए सब में भैया क्या, अरे सब में किसकी मांग रखी गई, किसकी डिमांड की गई, बोलो भैया पूर्ण स्वराज की मांग ही तो की गई थी। तो राष्ट्रीयवादी आंदोलन में यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। पूर्व में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी कांग्रेस ने अपनी स्वयं संविधान संविधान निर्माण करने की क्षमताओं को साबित किया था। अब देखो ये नेहरू रिपोर्ट भी याद रखना, नेहरू रिपोर्ट कब बनी थी, नेहरू रिपोर्ट के बारे में कौन कौन बच्चा जानता है बताओ। देखो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, ये मेरे दोस्त कब आई थी, ये सर 1928 में बनाई गई थी। किसने, मोतीलाल नेहरू ने, किसने, मोतीलाल नेहरू। आप जानते हो ना, जब जब साइमन कमीशन आया था ना, साइमन कमीशन, तो जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का इन भारतीयों के द्वारा बहुत बढ़ चढ़ करके विरोध किया गया था, जो कि मैंने अभी आपको पीछे एक क्लास में पढ़ाया भी था, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था साइमन कमीशन के बारे में। तो इनका विरोध किया गया, जो कि मुंबई में आया था सबसे पहले 1928 में साइमन कमीशन, जिसका विरोध करते समय लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे वहां पे, है ना।
तो जब जाकर के इस साइमन कमीशन का विरोध किया, इसको काले झंडे दिखाए गए और इसमें साइमन गो बैक के नारे दिए गए, तो साइमन कमीशन में यह बोला गया कि भाई ठीक है, चलो हम आपकी बात मानते हैं, भाई हम विदेशी लोग हैं और आपका हमारे खिलाफ या हमारा विरोध करना भी जायज है। भाई सीधी बात है, अगर कोई किसी के देश में जाएगा तो वो देशवासी विरोध तो करेंगे ही करेंगे। बोला आपकी बात ये भी जायज है, लेकिन अब हम ये जो काम करने के लिए आए थे, क्योंकि साइमन कमीशन भी जो आया था ना, वो प्रशासनिक सुधार के लिए ही आया था। भारत में प्रशासनिक सुधार करने के लिए ही साइमन कमीशन आया। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भारत शासन अधिनियम या कह सकते हो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990 था, 1919, तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कर दी थी। तो वहीं पर कहा गया था कि 10 साल के बाद हम एक कमीशन को बैठाएंगे और वो कमीशन आपको जो भी हमने चीजें सौंपी है तो उन सभी की जांच करेगा, और अगर ये पाएगा कि सब कुछ चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, आपने अपने अधिकारों का प्रयोग ठीक किया है, तो हम आपके लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे। ऐसा 1919 में ही कह दिया गया था और उसी 1919 का ये परिणाम था जो साइमन कमीशन भारत आया। तो जब जाकर के इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने कहा था कि भाई आप एक काम करो, आप लोग हमारा विरोध कर रहे हैं तो अब आपको ही हम ये काम दे देते। बोला आप ही अपने लिए अपनी संविधान सभा का गठन करके दिखाओ, लेकिन शर्त एक है कि आप लोग अपनी संविधान सभा का गठन तो करोगे, लेकिन आपका कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके इस ये जो संविधान सभा आप अपने लिए बनाओगे या अपनी रिपोर्ट जो बनाओगे, अगर इस रिपोर्ट का किसी के द्वारा विरोध किया गया, तुम्हारे किसी भी इंडियंस के द्वारा विरोध किया गया, तो फिर हम आपको ये अधिकार नहीं देंगे कि आप, हम जो अब कह रहे हैं ना आपको कि आपको अपने लिए संविधान सभा का गठन कर लो, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर हमारे द्वारा ही चीजें की जाएंगी। तो मोतीलाल नेहरू बोले ठीक है साहब, यानी आईएनसी बोली ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू को यह काम सौंपा गया, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से ही जाना गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, देखो चीजें यहाँ पे बदल गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हो क्या जाता है अचानक, यहाँ पे हो ये जाता, नेहरू जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे, ये भैया अपना काम कर रहे थे, यानी ये अपनी रिपोर्ट चला रहे थे। अब ये अपनी रिपोर्ट बना भी रहे थे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो मोहम्मद अली जिन्ना था, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर लेता, यहाँ पे सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की डिमांड कर देता। अब जब उसने सांप्रदायिक के आधार पर पृथक निर्वाचन की डिमांड की, तो यहीं पर जो है चीजें बदल गई, क्योंकि इसने 14 सूत्री मांगों की 14 सूत्री मांगे अपनी रखी थी इस रिपोर्ट में। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरीके से 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, तो उसी आधार पर यहाँ पे इसने 14 सूत्री मांगे रखी, और वो सांप्रदायिक आधार पर नहीं, इसने कहा था कि अब तो भाई साहब हमें क्या है, हमें तो अलग अपनी संविधान सभा चाहिए, हम तो अपनी अलग संविधान सभा चाहते हैं, हम अपने लिए खुद से अलग राष्ट्र बनाएंगे और उसके लिए अपना खुद से संविधान बनाएंगे। तो इसलिए ये नेहरू रिपोर्ट भी जो हो जाती है ना, वो विफल हो जाती है, क्योंकि सीधे सीधे कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि आप लोगों का कोई विरोधी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी ये विरोध कर देती, इसलिए इसका कोई मतलब यहाँ पर भी नहीं रहता। चलो आगे पढ़ो, अब क्या है देखो। तो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी कांग्रेस ने अपनी स्वयं संविधान निर्माण करने की क्षमताओं को साबित किया था। दूसरा, इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तो डोमिनियन स्टेट मैंने अभी बताया आप लोगों को, डोमिनियन स्टेट के बारे में भी, तो आई थिंक डोमिनियन स्टेट के बारे में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं देखो आगे क्या चीजें थी। आगे देखो, फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को, क्या देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब अगस्त ऑफर की बात चली है ये, देखो अगस्त ऑफर को ना तो कांग्रेस ने माना था ना ही लीग ने,
अब लीग ने क्यों नहीं माना था? देखो कांग्रेस का अपना अलग रीजन था, अब इनका रीजन सेम नहीं था दोनों का। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और लीग का दोनों का एक ही पर्पस हो इसको ना मानने का, दोनों के अलग अलग रीजन थे इसको ना मानने के। ठीक है, मुस्लिम लीग का मेन रीजन ये था, मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि आप संविधान सभा का गठन करो और तो एक ही संविधान सभा का गठन करो, क्योंकि मुस्लिम लीग का अब मानना यह था, क्योंकि 1940 में इन्होंने सीधे सीधे खुल के कह दिया था मुस्लिम लीग ने कि भैया हमें पाकिस्तान अलग राष्ट्र चाहिए, खुल के बोल दिया था 1940 में। तो हालांकि इनकी इनके जो लफ्ज दे था, तो वहां से पाकिस्तान की बू तो लगभग 1929 1930 से ही आने लगी थी, लेकिन खुल के इन्होंने बोल दिया था 1940 में कि हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए अपना पाकिस्तान। तो इसलिए इन्होंने तो इसलिए इसका विरोध किया था, और कांग्रेस खुद चाहती थी कि भैया हम जो है अब इनकी डिमांड नहीं मानेंगे, इनकी बातें नहीं मानेंगे। फिर भी पढ़ लेते क्या है, देखो। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा कि जिस डोमिनियन स्टेटस पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरबार वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। यानी, और देखो ये वाला पॉइंट, ये वाली स्टेटमेंट याद रखना आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कई बार सवाल पूछा जाता कि कई बार सवाल पूछा जाता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे या किसको दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह कहा, तो किसको कहा था? अगस्त ऑफर को कहा था, याद रखें। अतः नेहरू के अनुसार डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका था। गांधी जी ने भी इस घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी होगी, है ना। हालांकि यहां पे एक चीज और देखी गई, देखो जब जब ये अगस्त प्रस्ताव आया ना, तो कांग्रेस और जो इसके साथ में कुछ व्यक्ति आए थे, यानी जो इस ऑफर को लेके आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल लिन लिथगो को ले लो, तत्कालीन वायसराय था। तो अब क्या था, यहां पे अफवाह भी फैल चुकी थी। कैसे? अब ये जो है ना, ये व्यक्ति मानो एक कमरे में बैठे हुए थे, ये सबके सब व्यक्ति एक कमरे में भाई साहब बैठे हुए हैं, है ना। ये एक कमरे में आराम से बैठे हुए हैं सब व्यक्ति, है ना। कुछ इनमें इंडियंस भी हैं, यानी गांधी जी वगैरह भी बैठे हुए हैं, और भाई आपके अंग्रेज भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अंग्रेज भी बैठे हुए हैं और कुछ भारतीय यानी आईएनसी के मेंबर भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मेन व्यक्ति इन्होंने बना रखा था, वो गांधी जी को बना रखा था, गांधी जी को। अब यहाँ पर यही बातें चल रही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि भाई हम ऐसा कर देंगे। यानी जो अंग्रेज थे, जो ये अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे, तो ये अपने ऑफर में क्या क्या लाए थे? प्रस्ताव का मतलब ये ऑफर, कि आपके लिए भाई एक ऑफर लेके आए, और बदले में आपको क्या होना करना पड़ेगा? आपको सेकंड वर्ल्ड वार में इनका साथ देना होगा। तो उस ऑफर में जो जो चीजें थी उन वो सब बता रहे थे। तो यहाँ पे बातें चल रही थी, और पब्लिक बाहर वेट कर रही थी कमरे से, बोला पता नहीं क्या फैसला लेंगे गांधी जी, यानी आईएनसी क्या फैसला लेगी। बोला क्या हम इस युद्ध में भाग लेंगे या ना लेंगे, भाग लेने का फैसला लिया जाएगा या भाग ना लेने का फैसला लिया जाएगा। तो किसी ने बाहर भाई साहब अफवाह फैला दी, बोला गांधी जी मान गए युद्ध में भाग लेने के लिए, गांधी जी तो मान गए। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, गांधी जी बिल्कुल शांत थे, गांधी जी ने कुछ भी हाँ ना इसमें नहीं की थी। लेकिन अफवाह बाहर फैला दी कि गांधी जी मान चुके हैं, गांधी जी ने इस अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। बाद में पता चलता है जब गांधी जी आए, गांधी जी बोला गांधी जी आपने हाँ कर दी क्या युद्ध में भाग लेने के लिए? गांधी बोला अरे कौन बोल रहा है? बोला सब में फैल चुकी है ये बात। बोला नहीं, हम इस अगस्त ऑफर को नहीं मानते। तो तब गांधी जी ने कहा भैया हम इसको नहीं मानते, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है। अब मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को दिए गए आश्वासनों का स्वागत किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई आप जो माइनॉरिटी का के लिए, माइनॉरिटियों के अधिकारों की सिक्योरिटी के लिए बात कर रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, वो तो चलो ठीक है, उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। किंतु पाकिस्तान की जो मांग है ना भैया, जो पाकिस्तान की मांग है इसको भी तो स्वीकार करो। यानी मेन जो चीज थी,
मुस्लिम लीग जो चाहती थी वो चाहती थी भाई साहब अलग पाकिस्तान। इसमें यही बात की गई होगी। देखो, मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को दिए गए आश्वासनों का स्वागत किया, किंतु लग गया किंतु पाकिस्तान को मांग स्वीकार न किए जाने के कारण लीग ने अगस्त प्रस्ताव का आखिरकार अस्वीकार कर दिया। समझिए बात को। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको अस्वीकार किया था, बाकी मुस्लिम लीग को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि भाई साहब आप अलग हमें राष्ट्र बना के दो, लेकिन यहाँ पे लिनलिथगो ने मना कर दिया था, बोला नहीं भाई, यहाँ पे हम अलग राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ भारत डोमिनियन की बात कर रहे हैं और भारत डोमिनियन के संविधान सभा की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या देखो, इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यवस्था में लाया गया अगस्त प्रस्ताव कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रवादियों की वास्तविक अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और इसे अस्वीकृत कर दिया गया। मतलब इसको भैया एक्सेप्ट नहीं किया गया, बोल दिया भैया हमें ये मंजूर नहीं है। क्या बोल दिया गया? हमें ये मंजूर नहीं है। मतलब इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, सीधे सीधे कहानी तो ये है इस अगस्त ऑफर की। तो बात आई समझ में भैया अगस्त ऑफर की? जल्दी से बताओ। अरे अगस्त ऑफर की बात समझ में आई? क्या क्या था अगस्त ऑफर में? जल्दी से बोलो फटाफट। ओके, इसके बाद क्रिप्स मिशन भी आता। क्रिप्स मिशन कब आता? क्रिप्स मिशन बोलो। तो क्रिप्स मिशन आता है सर क्रिप्स की अध्यक्षता में। और ये जो क्रिप्स मिशन आता है सर क्रिप्स की अध्यक्षता में, इसमें क्या हुआ? तो इसमें भी सेम यही बात की गई थी, लेकिन क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया था। हालांकि उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। तो क्रिप्स मिशन आता 1942 में सर क्रिप्स की अध्यक्षता में। अब 1942 तक जाते जाते इनकी यानी मित्र राष्ट्र जो थे इनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी, क्योंकि हालत तो इनकी खस्ता हो गई थी 1940 में ही। जैसे ही भैया फ्रांस और आपका ये बेल्जियम और आपका हॉलैंड, इनको जैसे ही हराया ना जर्मनी जापान ने, तो ब्रिटेन की हवा यहीं पे निकल गई थी 1940 में। लेकिन धीरे धीरे चल के तभी तो ये अगस्त ऑफर लेके आए। अब अगस्त ऑफर भारतीयों ने माना नहीं, उसके बाद इन्होंने फिर थोड़ा सा अपना साहस दिखाया, टाइम खींचा। टाइम खींचते खींचते ये कहाँ पे पहुंच गए? 1942 में पहुंच गए। लेकिन 1942 में इनको लगा कि भाई साहब अब जो है बिल्कुल सहा नहीं जा रहा। जब सहा नहीं जा रहा तो 1942 में इन्होंने सोचा कि चलो भाई एक ऑफर और देते भारतीयों को, एक बार फिर से बात कर लेते इंडियन से, क्या पता भारतीय लोग अब मान जाए। लेकिन ये नहीं पता इनको कि अंग्रेजों की हालत 1940 से भी ज्यादा खराब 1942 में हो चुकी। और ये बात भारतीय लोग भी जानते थे कि ब्रिटेन के लोग यानी ब्रिटिशर्स जो है वो 1940 से ज्यादा और गंभीर परिस्थितियों में है। लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि भारतीयों को कुछ पता नहीं है, तो इसलिए ये 1942 में अगस्त ऑफर लेके आए। इसमें फिर से इन्होंने यही बात कही कि हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन अब इस बार सीधे सीधे आईएनसी ने मना कर दिया, ओ भाई साहब हमें जरूरत ना है, हमें जरूरत नहीं है। और गांधी जी ने तो सीधे सीधे कहा था कि तुम्हारा ये जो ऑफर है ना ये एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। यानी क्रिप्स मिशन को सीधे सीधे कह दिया था गांधी जी ने, पोस्ट डेटेड चेक की तरह है ये तो, यानी आगामी तिथि वाले खारिज चेक की तरह है। ऐसा क्यों कह दिया था सर? क्योंकि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि अगर मानो कोई व्यक्ति आपको 28 अप्रैल का चेक दे दे, 28 अप्रैल का 50,000 का चेक बना के दे दे, 28 अप्रैल का चेक, यानी भाई साहब ये 28 अप्रैल के बाद आपका चेक भुनेगा। और ये जो चेक है, मानो जिस बैंक का ये चेक है, जिस बैंक का ये चेक है वो बैंक आपकी 10 अप्रैल को ही क्या हो जाए भैया, ये बैंक आपकी 10 अप्रैल को ही खत्म हो जाए, यानी कह सकते हो ये दिवालिया हो जाए। क्या हो जाए? ये बैंक दिवालिया हो जाए, 10 अप्रैल को ही ये बैंक दिवालिया हो जाए। तो क्या इस चेक का कोई औचित्य रहेगा? इस चेक का कोई मतलब रहेगा?
नहीं रहेगा ना। तो उसी तरीके से इसी से तुलना करते हुए गांधी जी ने कहा था भाई साहब आगामी तिथि वाला खारिज चेक है ये तो, भाई ये तो खारिज ही तो माना जाएगा फिर ये। अरे 28 अप्रैल का तुम्हें चेक मिल रहा है, बैंक दिवालिया हो रहा है 10 अप्रैल को ही, तो ये तो खारिजी चेक माना जाएगा। हाँ ना? बोलो हाँ सर। तो इसीलिए तो कहा था कि भाई एक बात बताओ, अब सुनो बात, क्यों कहा था ऐसा अंग्रेजों को। अब गांधी जी को ये पता था, यानी भारतीयों को ये पता था, आईएनसी ये जानती थी कि अगर हम इनका साथ नहीं भी देंगे ना, तो आने वाले 1-2 साल में जर्मनी जापान इनको हरा देंगे। और अगर इनको हरा दिया, यानी यदि ये अंग्रेज इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार जाते हैं, तो इनको ऑटोमेटिकली हम लोगों को आजाद करके ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इनका साथ दे या ना दे, अगर ये हार जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यदि अंग्रेज हार जाते हैं, तो ये खुद ब खुद हमें आजाद करके जाएंगे। तो इसलिए इनको इस ये जो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, इसलिए इसको गांधी जी ने आगामी तिथि वाला खारिज चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। फिलहाल नेक्स्ट बात करेंगे इसके क्रिप्स मिशन के बारे में। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में सब कुछ आया होगा। ठीक है भैया, तो अच्छे अच्छे कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, और लड़के और लड़कियां आपस में भी भैया एक दूसरे का सम्मान। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।